आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। सबको सुबह की राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो वो अभिवादन आपका। चलिए आज कुछ नया करते हैं और जीके में कुछ नया पढ़ते हैं। आज हम मिट्टी के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन सा ज़्यादा उर्वर होता है और कौन सा कम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं मृदा विज्ञान और इंग्लिश में कहते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी 8 प्रकार की होती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल से सुनते हैं। तो पहली है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉयल, और दूसरी है काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल। तीसरा है लाल मिट्टी, रेड सॉयल। चौथा है लेटेराइट मिट्टी और पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉयल। छठवां है क्षारीय मिट्टी, अल्कालाइन सॉयल। सातवां है पीटमय और जैव मिट्टी, पीट सॉयल। आठवां है वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉयल। अब चलिए जो इसमें सबसे मेन है, जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जिन मिट्टियों से, उसका हम अध्ययन कर लेते हैं, कुछ ट्रिक से और कुछ कॉन्सेप्ट से। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? एल्यूवियल सॉयल। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% भाग पर पाई जाती है। जो ये मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, भारत के 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। यह कैसे आती है मिट्टी? अब जैसे नदी का पानी लगातार प्रवाहित हो रहा है, जहाँ उसकी गति धीमी होती है वहाँ पे मिट्टी रुक जाती है। तो कहाँ कहाँ से नदी आ रही है, तो इसलिए मिट्टी बहुत ज़्यादा उर्वर होती है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है और लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस या ह्यूमस की कमी होती है। अच्छा, आप जानते हो पोटास क्या होता है? पोटास के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पोटास, जैसे आप देखते हो कि प्लांट्स की जड़ों को मजबूत करने के लिए हम पोटास खाद डालते हैं, तो उस मिट्टी में ऑटो मोड पे पोटास होता है। अब पोटास का काम क्या होता है? जड़ों को वृद्धि करता है, बड़ा करता है, माने तंदुरुस्त रखता है, जड़ों को वृद्धि करके फसलों को उखड़ने से बचाता है। जब जड़ें मजबूत होंगी तो फसल उखड़ेंगी नहीं। और पोटास की कमी से क्या होता है? फसल मरी मरी सी होती हैं, उखड़ने लगती हैं। तो अगर मिट्टी में पोटास है तो जड़ों की वृद्धि होती है, फसलों को उखड़ने से बचाती है। और पोटास की अगर प्रचुरता है मिट्टी में तो फसल स्वस्थ, और जो कीड़े मकोड़े लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं फसल्स में, तो इन सब की व्याधियों से बचाता है। तो इस पोटास का आप मतलब समझ गए होंगे कि पोटास क्या काम करता है। तो इस मिट्टी में जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन कमी किन किन चीज़ों की होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस या ह्यूमस की कमी होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, बांगर और खादर। तो हम कैसे याद रखें कि बांगर और खादर दोनों होती हैं, उसमें कौन सी नई है, कौन सी पुरानी है? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सी पुरानी हुई, कौन सी नई हुई? हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद हो जाती थी। लेकिन अब आप देखिए, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो, जैसे पुराने लोग होते हैं ना, आपको रिलेट करना, ये स्टोरी ध्यान से सुनना, दिमाग में बैठ जाएगा। पुराने लोग होते थे, अब जैसे जो इंसान पुराना बुढ़े हो जाते हैं, उन्हें क्या होता है? बंगा जाते हैं। बंगा मतलब देखते हो ना, गुस्सा आने लगता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं। गांव में कहते हैं ना, बंगा गए हो क्या जी? तो वही है कि अगर बूढ़े लोग हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर चिड़चिड़ाहट ज़्यादा हो जाता है, बंगा जाते हैं, ऐसे आप याद कर लो। तो पुरानी मिट्टी क्या हो गई? बांगर हो गई। और खादर, खादी का ट्रेंड देखो हमेशा नया होता है। खादी गांधी जी ने चलाया था खादी, और आज तक कभी पुराना हुआ ही नहीं। खादी की बहुत डिमांड होती है मार्केट में। तो खादर मिट्टी क्या हम नई होती है और बांगर मिट्टी पुरानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन। तिलहन मतलब तेल वाले जो अनाज होते हैं, जैसे तिल, सरसों
और मूंगफली, सोयाबीन, ये सब। और दलहन जैसे अरहर, चना, मटर, ये सब दलहन में आती हैं। आदि फसलें उगाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम जानते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक सॉयल। तो इस मिट्टी का निर्माण किससे होता है पता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। अच्छा, हम पहले जान लेते हैं कि बेसाल्ट चट्टान होती क्या है। जो बेसाल्ट चट्टान होती हैं वो एक प्रकार की ज्वालामुखी चट्टान होती हैं। आप देखते हो जो चट्टानों के बीच में से ज्वालामुखी निकलता रहता है, अग्नि की तरह जलता रहता है, वही बेसाल्ट चट्टान कही जाती हैं। तो इसका निर्माण बेसाल्टी के धरातल पर आकर, अब जैसे कोई लावा निकल रहा है पहाड़ से तेजी से, धरती पे तेजी से आता है, जमने की वजह से होता है। और इसका जो होता है पत्थर होता है, चट्टान होता है, गैर रवेदार होता है, मतलब वो दरदरा नहीं होता, बहुत बारीक होता है। तो आपने देखा कि बेसाल्ट चट्टान क्या होती है। तो जो ब्लैक मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, इसका निर्माण किससे होता है? जो बेसाल्ट की टूट फूट होती है उन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। और इसमें किसकी प्रचुरता होती है? इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। मतलब इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? आयरन पाया जाता है, चूना पाया जाता है, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। इस मिट्टी का काला रंग क्यों होता है पता है? इस मिट्टी का काला रंग टिटनेफेरस, मैग्नीटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। एक बार आप फिर से ध्यान से सुन लो और नोट भी कर लीजिएगा। इस मिट्टी का काला रंग टिटनेफेरस, मैग्नीटाइट एवं ह्यूमस की अधिकता के कारण, उपस्थिति के कारण होता है। अच्छा, इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर रेगुर मिट्टी आ गया ना तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये ब्लैक सॉइल को ही कहते हैं, काली मिट्टी को ही कहते हैं। और इसे पता है आपको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अब इसे आप कैसे याद रखोगे? अगर क्वेश्चन में आ गया कि कपास किस मिट्टी में की जाती है खेती, कपास की कहाँ ज़्यादा होता है, कपास किस मिट्टी में, तो क से काला, क से कपास, क प्लस क बराबर आप समझ लो कि काली मिट्टी और कपास, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अन्य फसलों में इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। अब देखो गेहूँ, ज्वार, बाजरा से आप देखो ब्लैक मिट्टी, बाजरा और ज्वार, गेहूँ आदि फसलें इसमें उगाई जाती हैं। भारत में मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुवनवैली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। अब आई थिंक काली मिट्टी आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होता है। अच्छा, ये मिट्टी कैसी होती है? रवेदार। और इसका निर्माण किससे होता है? ये बनती किससे है मिट्टी? कायांतरित सेलों से। किससे बनती है मिट्टी? कायांतरित सेलों से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कायांतरित सेल क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कायांतरित सेल होता है इसे मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और ये सेल मूल रूप से वो होते हैं जो आग्नेय अथवा अवसादी होते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं ना कि अवसादी क्या होते हैं। अवसादी को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ये माने नेचर के कारण जो प्रकृति होती है उसके कारकों द्वारा निर्मित, अवसादी चट्टान के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें जो किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में रासायनिक प्रतिक्रिया, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अन्य कारणों से परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हीं अवसादी कहते हैं। अब इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। अब हम कायांतरित देख रहे थे, अब कायांतरित को एक बार फिर से जान लेते हैं। और कायांतरित को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक। और अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक। तो कायांतरित वे सेल जो मूल रूप से आग्नेय अथवा अवसादी थे परंतु जिनके रूप और गुण परिवर्तित हो गए, और ये परिवर्तन ऊष्मा तथा दाब के कारण हो जाते हैं। किसके कारण ये परिवर्तन होते हैं? ऊष्मा और दाब के कारण। तो हम देख रहे थे कि इसका निर्माण किस कारण से होता है? इसका निर्माण कायांतरित सेलों के विघटन एवं विनियोजन से होता है। कायांतरित तो आप समझ गए कि जो कायांतरित तो पहले अवसादी थी, बाद में कायांतरित बनी, और विघटन मतलब इनकी जो टूट फूट होती है इससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता होती है? इसमें सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किससे होता है?
लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। आप देखते हो लाल मिट्टी, उसका लाल रंग जो होता है ना, लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन जल योजित, इसका मतलब होता है पानी पड़ने पर पीली दिखाई पड़ने लगती है। जल योजित मतलब अपने आप में जब वो पानी से भर जाती है तो दिखने में फिर कैसी लगने लगती है, पीली दिखने लगती है। यह अम्लीय होती है, एसिड प्रकृति की मिट्टी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस या ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी क्या होती है, उर्वरता विहीन मतलब बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ये बहुत कम उर्वर होती है और इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, बंजर ही बोलते हैं। और इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों में और मेघालय। आप जानते हो मेघालय में 3 जनजातियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो इन तीनों पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और नागालैंड और राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में भी पाई जाती हैं। अब जैसे ये मिट्टी आप देख रहे हो कि मैंने बताया बंजर होती हैं, लेकिन इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें हम चूने का इस्तेमाल कर दें तो थोड़ी सी इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। आप देखो कि जैसे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है कि पहले जलवायु आर्द्र हो, फिर शुष्क हो जाए। आर्द्र मतलब वायु में नमी हो, शुष्क मतलब एकदम सूखा शुष्क मौसम हो, नमी बिल्कुल ना हो। ये जो क्रमिक परिवर्तन होता है, माने एक के बाद एक परिवर्तन होता है, इसके परिणाम स्वरूप ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। और इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। इसमें आयरन और सिलिका दोनों पाया जाता है। ये भी सैलों के टूट फूट से बनता है। और गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसमें भी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। किसके कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, केओलिन के कारण। अच्छा, लेटेराइट मिट्टी में क्या उपजाया जाता है, किसकी खेती होती है, लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आप देखते हो कि जो असम है और जहाँ पे चाय की खेती है वहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा और ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। समझ में आए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।